Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that if we have started exclusively for the upcoming UPSC EPF for 2025 एग्जामिनेशन, जहाँ पे हम लोग अभ्यास सीरीज में 15 MCQ से डेज करेंगे. ठीक है. एंड आज उसी के तहत वी आर गोइंग टू डू इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ओवरव्यू. जो बेसिक है उसका वो हम लोग इसमें करेंगे. एंड इफ यू लुक एट द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि 120 क्वेश्चंस में से 15 प्लस क्वेश्चंस इसी में से आते हैं. एंड अगर आप बेसिक्स भी सही से कर लोगे तो यू शुड बी एबल टू आंसर वेरी इजीली 10 प्लस क्वेश्चन. सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हाई वेटेज एंड हाई इंपॉर्टेंस दैट दिस टॉपिक हैज़ गॉट. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट ओनली वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज. सो इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे दैट ऑल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स, एंड सिंस वी आर डूइंग दैट इन द फॉर्म ऑफ MCQs, आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड प्रिपरेशन भी और रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. करेंटली EduTap हैज़ कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर द UPSC EPFO एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू द UPSC EPFO एग्जामिनेशन वो इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक से आप रिजॉल्व कर सकते हो. सो दैट जो आपका एग्जामिनेशन का जर्नी है वो स्मूथ हो जाए. तो इसमें क्या क्या होगा, जो भी आपके बेसिक FAQ से रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, उसके बाद आपके डीकोडेड सिलेबस है इसमें, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व्ड MCQs. इससे आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सॉल्व्ड MCQs ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपका जो स्ट्रैटेजी किस तरह से होना चाहिए या फिर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, वो सब जानने में बहुत हेल्प करेगा. एंड पूरा आपका जो प्रिपरेशन जर्नी है तो वो आपको बहुत स्मूथ करेगा. सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है. उस पर क्लिक करके 1 और 2 स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करेंगे. यू कैन डाउनलोड दैट. नो, दैट वुड बी डिलीवर्ड टू योर email ID itself. So I suggest you to please download this comprehensive guidebook so that can help you in your preparation. So with this, first question on the screen. In the context of the industrial relations, the primary goal of capitalist, मतलब यहाँ पे जो employers से, क्योंकि employers are the one who are employing the people by investing the money, starting the industry, right, is to maximize profits, while the workers seek job security, fair treatment and favorable working condition. दोनों का अपना अपना ये मेजर गोल है. लेकिन अब इन सब के बीच में क्या होता है, कई बार which of the following is a direct consequence of this dynamic. हमने अभी देखा दोनों के गोल्स अलग अलग हैं. नो, व्हेन दे कम टुगेदर, कई बार ऐसा होता है कि दैट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स ओवर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन. अब उसी को और हम लोग कितना ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस को पीसफुल रखना है, दैट ऑल विल बी डूइंग अंडर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वही हम लोग मेजरली देखेंगे. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. Industrial relations involve the interaction and negotiations between the capitalist employers and the workers, the employees, in the context of the capitalist economic system. अभी हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो बेसिक है, दोनों कंपोनेंट्स है, एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज़, किस तरह से उन दोनों के अलग अलग गोल्स की वजह से किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. लेकिन उसी में इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ओके, सो दैट incorporates whatever the interactions that it happens between these two components and the negotiations in order to resolve those. ठीक है. Now which of the following is the primary objective of the industrial relation? When so इतना कुछ अभी हमने जो देखा है, so what is that here? When we talk about the primary objective of the industrial relations, में दो components है, दोनों को भी हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा. ऐसा नहीं पूरा पूरा एक की तरफ नहीं झुक सकते, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं होगा, एंड दैट माइट लीड टू negative effect on the relation. So here this is to balance the interest of both the capitalist and the workers, so that an amicable situation is created so that they both can work together. and दोनों का क्या है, अच्छे से profitability होगा तो इनके wages इनके मिल जाएंगे, जो भी facilities है वो सही से मिलेंगे, and capitalist का क्या है, whatever the profits that they want they can earn. So for that we have to balance the interest of the capitalists and workers. That is what is the primary objective of the industrial relations. ठीक है. Moving on to our next question. There are two major approaches for industrial relations in the
industrial relations. So here एक तो traditional approach है, एक तो modern approach है. In the traditional approach of the industrial relations, they view conflicts between the employers and workers are avoidable and destructive to an organization. Now which of the following is a characteristic of the traditional approach? Generally traditional approach में क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ये बिल्कुल यहाँ पे कोई conflict होना ही नहीं चाहिए, because that will again harm the organization, and they focus more on whatever ऊपर से लेके नीचे तक डिसीशंस आएंगे तभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, एंड फॉर वॉट एवर दैट दे आर डूइंग दे आर गेटिंग वेजेस. सो दिस इज वॉट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच. सो हियर इट इज़ द हायरार्कियल पावर डायनामिक विथ मैनेजमेंट मेकिंग द डिसीशंस. तो इसमें कोई एम्प्लॉयज़ का कोई रोल नहीं होता है. ठीक है, वही मॉडर्न में क्या है, थोड़ा सा दे ट्राई टू व्यू द कॉन्फ्लिक्ट्स एज ए एक चांस की तरह देखते हैं कि उस टाइम पे वी कैन डिस्कस एंड गेट देम रिजॉल्व एंड दैट वी कैन एमिकेबली वर्क टुगेदर. बट ट्रेडिशनल में दिस इज व्हाट इट इज़, ऊपर से नीचे तक ही आना चाहिए. Moving on to our next question. The directive principles of the state policy in the Constitution of India serves as a guideline for the state in creating an industrial relation system that prioritizes. Now when we look at these directive principles of state policy, now these are the guidelines for the state which it must consider while creating or formulating the policies, या कुछ new laws बना रही है etc. And majorly ये focus करता है to ensure a good life for the citizens who are in that particular state. ठीक है, एंड इसमें अब सिटीजन्स है तो उसके साथ साथ वर्कर्स भी होंगे, लेबर भी होगा. सो कई जगह पे तो डायरेक्टली उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, कई जगह पे जो आर्टिकल्स है उसमें डायरेक्टली लेबर वेलफेयर का ही बात हुई है. सो इन ईदर ऑफ द केसेस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी दे से दैट वी हैव टू गिव प्रोवाइड इक्विटी, justice and welfare of the workers that has to be prioritized, while prioritizing the justice, equity and welfare of the citizens. So here B is the correct answer. ठीक है, now coming to the next question. The early stages of industrialization in India were characterized by a significant power imbalance between capitalist and labor. Obviously जैसे starting industrialization हुआ था, जिनके पास पैसा था उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश किए. जब उन्होंने किया है तो उनको लगता था कि हम जितना है प्रॉफिट्स वो हमने कर रहे हैं तो हमें ही मिलना चाहिए. एंड ऑल दिस कई बार ऐसा हुआ था कि लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था. दैट ऑल लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द workers as well. Now which of the following was the consequences of this power imbalance? एक तरफ ये सोचते थे कि हमें पैसे चाहिए, एंड दूसरी तरफ ये सोचते एम्प्लॉयर्स का एंड लेबर का क्या सोचता कि दैट वी शुड गेट प्रॉपर वेजेस एंड सही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ टू बी मेंटेन्ड एंड ऑल दैट. ना ये बहुत ज़्यादा पावर इम्बैलेंस भी हो रहा था. ना दिस ऑल लेड टू द एक्चुअली दिस इज़ दैट स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट लेड टू द एमरजेंस ऑफ द ट्रेड यूनियनिज्म. मतलब ट्रेड यूनियंस का फॉर्मेशन शुरू हुआ था कि दे स्टार्टेड एजिटेटिंग and labor unrest as workers organized to protest against this kind of exploitation. So slowly वही होता है ना, जब continuously किसी को हम लोग दबाने की कोशिश करते हैं, so from that comes a revolution, revolt होता है. So the same thing has happened and this is a stage where trade unionism has developed in India. ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राईपार्टाइट कंसल्टेटिव मिशनरी इन 1942 प्लेड ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया. ठीक है, मेजरली बाईपार्टेट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं. ट्राईपार्टेट मतलब इसमें 3 पार्टीज होती है, एक तो एम्प्लॉयर्स, दूसरा एम्प्लॉयर्स एंड तीसरा है जनरली गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्राईपार्टाइट नेचर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस? Obviously, it is a framework that involves the workers, employers and the government in discussions on labor issues. So here the government either directly अगर नहीं भी कर रहा है तो they try to facilitate that kind of discussion between the workers and employers so that उनके जो भी issues है that can be amicably resolved, वो resolve कर सकते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट का मेजर ये है. अलॉन्ग विद दैट दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाट आर द पॉलिसीज और द स्कीम्स और द प्रोग्राम्स दैट दे आर क्रिएटिंग दे कैन फोकस ऑन दैट. सो हियर
दिस ट्राइपार्टेट में 3 पार्टीज होते, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, एंड दैट इंक्लूड्स द वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड द गवर्नमेंट हियर. Moving on to our next question. During which 5-year plan was the first National Commission on Labour appointed to comprehensively review industrial relations in India? So जैसे जैसे ये चल रहा था, now government has understood that अभी हमें जो भी लेबर associated policies बनाना है, like your labor welfare, their wages, policies, सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड टू दम कि उनका पेंशन कैसे होगा या फिर इंश्योरेंस का कैसे होगा एक्सेट्रा, एंड वर्किंग ट्रेनिंग, अगर उनको आगे भी डेवलप होना है अपने आप को, तो ये सब की ज़रूरत है. सो इन ऑर्डर टू फोकस ऑन दीज इश्यूज द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड अ नेशनल कमीशन ऑन लेबर, जो पहली बार हुआ था इन 1969, एंड इट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस, ये जस्टिस है जस्टिस गजेंद्र गडकर. ठीक है. फिर उन्होंने ये सारे जो भी मैंने हाईलाइट किया, जैसे कि लेबर वेलफेयर, वेजेस, वर्क बैलेंस, उन सभी के ऊपर उन्होंने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं. बेस्ड ऑन दैट कई सारे पॉलिसीज, स्कीम्स एंड फ्रेमवर्क्स हैव बीन डिज़ाइन. सो हियर ये हुआ था 1969 में, जब हमारा 4th 5-year प्लान किया था, उसी टाइम पे उन्होंने इसको इंस्टीट्यूट किया था. ठीक है. Now, what was the primary context in which the second National Commission on Labour was appointed? Now, इसके बाद 1999 में फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, lot of changes have happened over the previous first National Commission on Labour has passed since then. Lot of changes have happened. So, इन्होंने 1999 में एक और सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर को इंस्टीट्यूट किया था, एंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रविंद्र वर्मा. ठीक है, ये इसके चेयरमैन थे. सॉरी, ओके. एंड दे फोकस्ड मेजरली ऑन अगेन लेबर वेलफेयर, वेजेस एक्सेट्रा. बट इस बार उनका जो क्या बोलते हैं प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट या फिर जो मेन पॉइंट था जिसके इर्द गिर्द ये सारे उनके फोकस एरियाज घूम रहे थे, एंड दैट वाज द लिबरलाइजेशन, द प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन दैट हैज़ हैपेंड इन द 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हिसाब से लॉट ऑफ चेंजेस हैव हैपेंड. सो सिमिलरली गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्टेड टू ब्रिंग दोज चेंजेस सही तरीके से, दैट इट वुड हेल्प द वर्कर्स एंड द इंडस्ट्री अच्छे से बैलेंस से होना चाहिए करके. सो दे हैव कम अप विद दिस, एंड दिस second National Commission on Labour also, they have recommended lot of things that associated with the labor, and here majorly during the period of the economic liberalization this second National Labour Commission on Labour was appointed. Okay, so they focused more on that. Moving on to our next question. Which of the following statements accurately captures a fundamental difference between the HRM or HRD, मतलब human resource management or human resource development, and the industrial relations? Now, if we look at the human resource management, the name itself suggests जो भी human resources है, यहाँ human resources कौन है? The labor, the workers, the employees. How we are managing them, how we are providing them with proper facilities, etc., so that they can work, and that again will have a positive impact on themselves and on the industry, that is the organization, and thereby on the industry. Okay, human resource development. Now, how we are going to provide them with the developmental activities like your training, etc., so that they can not only work in today's condition या फिर कुछ आगे challenged conditions है तो उसमें भी they can work and contribute to the goals of the organization. So ये दोनों basic वो चीज़ें हैं, and ये एक्चुअली इंडिविजुअल फोकस्ड है, एंड ऑल्सो दैट इज़ कम्प्लीटली मैनेजमेंट ड्रिवन, कि मैनेजमेंट किस तरह के मैनेजमेंट चाहती है, मतलब उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रही है जो भी है, या फिर कुछ ट्रेनिंग दिला रही है HRD में. सो वो है. लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशंस अगर देखेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ों का एक कलेक्टिव एक्टिविटी है. सो हियर व्हेन वी लुक एट द फंडामेंटल डिफरेंस, दो हमें लग रहा है कि दोनों का ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव सेम है, बट HRM और HRD ये इंडिविजुअल की तरह देखता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन एज ए होल ऑफ द इन सेक्टर इंडस्ट्री, वो उस तरह से देखते हैं. सो हियर इंडस्ट्रियल रिलेशन इज इनहेरेंटली कलेक्टिविस्ट, वेयर HRM और HRD पॉलिसीज आर इंडिविजुअली फोकस्ड एंड दे आर मैनेजमेंट ड्रिवन, वो पूरा मैनेजमेंट के बेसिस पे होता है. सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस दैट यू कैन फाइंड फंडामेंटल. दैट्स द रीजन यहाँ पूछा गया फंडामेंटल डिफरेंस हमें चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इट इज.
C is the correct answer. Moving on to our next question. Article 43 of the Indian Constitution, inserted by the 42nd Amendment Act 1976, deals with which of the following? Now ये भी one of the articles which is directly for the laborers. कई जगह पे मैंने बोला है कि indirectly labor के लिए भी वो होगा. Okay, so here it is directly impacts labor, and here this is the right that is given to the workers to participate in management of the industries. कई बार इसलिए boards में जो workers के representatives भी वो भी होंगे, क्योंकि कई decisions होते हैं for the workers, लेकिन अगर वही नहीं होंगे, उनका representation ही नहीं रहेगा, तो what is the use of making any decision? Nobody will be able to understand their pain until unless they put it by themselves. वो खुद ही आके बोलेंगे नहीं. So for which इन्होंने एक article 43A insert किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट गिव्स राइट टू द वर्कर्स सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज. अब मैनेजमेंट में के साथ काम करने का एक मौका देती है. Moving on to our next question. Which of the following statements best reflects the essence of Article 39 of the Indian Constitution concerning social equity? Okay, now when we look at this Article 39 social equity, it ensures that no different social groups या जो भी है, that all they have to get equal, they should get equal wages या opportunities या benefits, and there should not be any discrimination by whatsoever because of the different social groups that they belong to. So here it ensures the equality among different social groups and prohibits discrimination in wages, opportunities and benefits कि वो male है, female है या किसी particular class के लिए है, that they doesn't focus on that. They have only no discrimination when it comes to wages, opportunities and benefits that are provided. So ये बोलता है हमारा Article 39. ठीक है. Moving on to our next question. Which of the following perspectives in industrial relations assumes that managerial decisions are inherently rational and should not be opposed by workers, emphasizing a shared organizational goal and dismissing the necessity of trade unions? Now ये approach ये बोलता है कि ना हम सब एक बहुत खुशहाल फैमिली की तरह है, एंड जो भी हम लोग कर रहे हैं वो आपके भलाई के लिए कर रहे हैं. Okay, so the management whatever that is doing, the decisions are completely rational and that should not be opposed by the workers because we are of one family. And they say that okay, हमारा जो organizational goal है, that is what our main focus should be, and we should not have any trade unions. So different perspectives at industrial relations का, and this is one, and that one which we are talking about is the unitary perspective. They say we are all one, so जो भी हम लोग कर रहे हैं we should focus on that, and management knows everything. ठीक है. Yes, moving on to our next question. Which of the following is not an autonomous organization under the Ministry of Labour and Employment in India? Now if we look at the the various autonomous industries autonomous organizations under the Ministry of Labour and Employment in India, इसमें 4 मेजर है. एक तो है द एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, दैट इज ESIC. दूसरा है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO है. तीसरा है VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट. ओके, एंड चौथा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन. ठीक है, एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन. ये चारों इस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है. अब इसमें एक कौन सा नहीं है, एंड दैट इज़ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी. ये ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इनका जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिक रन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उसमें आता है. ठीक है, उसमें 10 ऑर्गेनाइजेशन है. सो हियर C is the correct answer. Moving on to our last question for today. Labor is a subject of which list? Union list, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हक बनता है कि नो वॉट एवर द पॉलिसीज एक्सेट्रा लेजिस्लेटिव पॉलिसीज फ्रेमवर्क दैट इट हैज़ टू डिज़ाइन. स्टेट का अपना स्टेट बनाता है. कॉन्करेंट लिस्ट वो है जहाँ पे बोथ यूनियन एंड स्टेट दे हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स creating policies and formulating whatever the legislative reforms etc. for that particular subject. And when we talk about labor, ये एक concurrent list में आता, मतलब labor is a responsibility of both the union and the state. So here C is the correct answer. So with this I am winding up this session. I really hope that you have liked this session, and before going any further, एक छोटा सा
announcement है from EduTap. EduTap has come up with 3 types of courses currently for all those students who are targeting the upcoming UPSC EPFO examination for both APFC and EO or AO 2025 examination. ना वो कोर्सेज क्या है, सबसे पहले आता है मास्टर कोर्स. ना ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका, क्योंकि जब व्हेन वी टॉक अबाउट दिस EPFO एग्जामिनेशन उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये वो बच्चे हैं जिनको लगता है सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाए, हम लोग इधर उधर नहीं भागेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है. ठीक है, तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स का कोर्स एक ही जगह पे मिलेगा एंड ईच सब्जेक्ट का आपको कंटेंट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ videos, in the form of PDFs, in the form of MCQs, in the form of sometimes live classes etc. and along with that every week एक strategy session भी होगी जिसमें अब इतना content है तो इसको किस तरह से अच्छे से utilize कर सकते हैं. This all will be guided by the our mentor, that is कुलदीप सर करते हैं. ओके, स्पेसिफिकली वो लेते हैं एवरी वीक. ओके, सो ये हो गया एक मास्टर कोर्स. नो, दूसरा है स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स. ना अब बच्चे, मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करते, कई सारे एग्जाम्स के लिए वो प्रिपेयर करते रहते हैं एंड वी कैन सी दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई सारे तो कॉमन सब्जेक्ट्स भी होते हैं लाइक योर क्वांट्स, रीजनिंग या फिर इंग्लिश एक्सेट्रा. लेकिन कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं विच आर एक्सक्लूसिव फॉर ए पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. लाइक अगर इसका देखेंगे यूपीएससी EPFO, इसमें IR एंड LL एक स्पेसिफिक ऐसा स्पेशल सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी है, पॉलिटी है. तो इसमें क्या है, बच्चे को लगता है कि बाकी सब्जेक्ट तो मैंने कई जगह पे पढ़ के रखा है तो मेरे को दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ये स्पेशल सब्जेक्ट का ही कोर्स चाहिए. सो उस तरह के बच्चों के लिए उस तरह का कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे. अगेन द कंटेंट वुड बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ PDFs, वीडियोज, लाइव सेशंस, MCQs एक्सेट्रा. ओके, नाउ द थर्ड काइंड ऑफ कोर्स, ये टेस्ट सीरीज है. जैसे कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो खुद से पढ़ाई करते हैं, इधर खुद से या फिर कहीं से, बट दे वांट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आल्सो मॉक टेस्ट जहाँ पे बिल्कुल एग्जाम लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाए एंड they'll also know where they stand in the current race. And for them the test series is the best option जहाँ पे उनको प्रॉपर मॉक टेस्ट मिलते हैं. अगेन जो एग्ज़ाम लेवल का है उसी तरह से होता है, सो दैट उनका जो प्रिपरेशन हो उसको बेटर अप्रोच मिल सके. ओके, सो दीज आर द 3 काइंड ऑफ कोर्सेज. इनका सारे डिटेल्स हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का उसमें आपको मिल जाएगा. एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वायरीज यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द टीम ऑन दिस नंबर और यू कैन मेल योर डिटेल्स ऑन द जो भी क्वेरीज आप इस नंबर पे भेज सकते हो. आप डायरेक्टली कोर्स खरीदना चाहते हो तो आप डायरेक्टली साइट पे जाके भी कर सकते हो. ओके, ऑल आर अवेलेबल इन द जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ऑफ दिस वीडियो. So with this I'm winding up this session and I hope that you have liked this session and I wish you all the best in your exam preparation. See you all with the next video very soon. Thank you very much once again. Take care.